स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। कक्षा 10 के विज्ञान का दूसरा चैप्टर पढ़ रहे थे मानव तंत्र। पिछले 3 वीडियो में हमने पढ़ा है पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, रक्त परिसंचरण तंत्र। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो उसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मानव उत्सर्जन तंत्र। मानव उत्सर्जन तंत्र पढ़ने से पहले हम ये क्वेश्चन करेंगे मैथ का। अगर ये आपको सवाल समझ में आ गया तो ये पूरा वीडियो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो अभी ये शुरू करते हैं मानव उत्सर्जन तंत्र। पहले ये सवाल समझते हैं कि एक हृदय चक्र में पंप किया गया ब्लड कितना होता है 70 ml। कि एक बार जब हृदय धड़कता है तो उस हृदय में से 70 ml ब्लड क्या है या रक्त गुजरता है। और 1 मिनट के अंदर हृदय चक्कर या 1 मिनट के अंदर हृदय धड़कता है 72 से 75 बार। जब 1 मिनट के अंदर 72 से 75 बार धड़कता है तो एक बार धड़कने पर 70 ml ब्लड क्या है इसमें से गुजरता है। अभी 1 मिनट के अंदर टोटल कितना गुजरेगा ब्लड, तो वो क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 5 से 6 लीटर आएगा। कि जब ये पूरा चक्कर होता है 1 मिनट के अंदर, कि एक बार मिनट के अंदर क्या है 72 से 75 बार हृदय धड़का है और एक बार धड़कने पर 70 ml हुआ है, तो टोटल बनेगा 5 से 6 लीटर। 1 मिनट के अंदर हमारा हृदय क्या करता है, पूरे रक्त को एक बार गुजार लेता है 5 से 6 लीटर ब्लड को। अब इसी 5 से 6 लीटर ब्लड में 1/5 भाग या इसका 1/5वां भाग किडनी भी क्या करती है, इसमें से गुजारती है ब्लड को। अब किडनियों में से 1/5 भाग हो जाएगा लगभग 1000 से 1200 ml, जो किडनी 1 मिनट में ब्लड का पूरा चक्कर करती है। जैसे हृदय 1 मिनट के अंदर 5 से 6 लीटर ब्लड को पंप करता है, वैसे ही किडनी भी 1 मिनट के अंदर 1000 से 1200 ml क्या है पूरा चक्कर करती है या पंप करती है। पंप करने का अर्थ है कि ये क्या है, इसमें से चक्कर पूरा होती है। अभी 1100 से 1200 ml ब्लड क्या है, 1100 से 1200 ml जो ब्लड है, उसी ब्लड के अंदर हर प्रति मिनट के अंदर 125 ml अशुद्धियाँ अलग होती है। 1100 से 1200 ml ब्लड में 125 मिलीलीटर प्रति मिनट अशुद्धियों को किडनी अलग करती है। अब सोचिए 1 मिनट के अंदर 125 ml अलग होती है क्या अशुद्धियाँ, तो 125 ml 1 घंटे के अंदर करने के लिए इसको क्या करेंगे 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे और पूरे दिन के लिए करेंगे इसको 24। तो अब सोचिए पूरे दिन में जब ये निकालेंगे तो ये आएगा 180 लीटर। ये छोटी सी जो किडनियाँ हैं, ये किडनियाँ पूरे दिन के अंदर 180 लीटर अशुद्धियों को क्या कर देती है, अलग कर देती है। अब सोचिए कि 180 लीटर मान लेते हैं ये अलग करती है। ये श्योर बिल्कुल सही आंकड़े हैं, बिल्कुल गलत नहीं है। परंतु दिन में औसतन 1.5 लीटर ही मूत्र त्यागा जाता है, जो 180 लीटर का लगभग 1% मान लेते हैं। तो बाकी 99% कहाँ गया। सोचने वाली बात है कि अगर आप सोचिए 180 लीटर अशुद्धियाँ होती है अलग, तो उसमें से 1.5 लीटर ही हम क्या है पूरे दिन में, या जो भी मानव है वो पूरे दिन के अंदर लगभग औसतन 1.5 लीटर मूत्र त्यागता है, जिसमें से 180 लीटर का लगभग 1% होता है। तो बाकी 99% कहाँ गया, आप सोचिए। नहीं आया समझ में, तो ये पूरा समझने के लिए हम क्या है मानव उत्सर्जन पढ़ेंगे। तो उसको मैं पहले बता देता हूँ वो कहाँ जाते हैं। वो जाते हैं उस 99% का पुनः अवशोषण होता है। पुनः अवशोषण कैसे होता है वो पढ़ेंगे अभी किडनियों में। कि अब सोचिए हमारी किडनी इतनी छोटी है, तो उसमें क्या ऐसा लगा होता है कि 180 लीटर अशुद्धियों को अलग करके उनका फिर पुनः अवशोषण करते हैं। तो ये समझने के लिए अभी बढ़ते हैं आगे। उत्सर्जन तंत्र शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने के लिए एक विशेष तंत्र कार्य करता है, जिसे क्या कहते हैं, उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। इस तंत्र का मुख्य भाग किडनी या वृक्क होता है। अब आपको पता है कि शरीर में बहुत से अपशिष्ट बनते हैं कोशिकाओं से, और उन अपशिष्ट को बाहर निकालना आवश्यक है। अगर नहीं निकालेंगे तो क्या है, वो शरीर में विषैले हो जाएंगे और क्या है विष जैसा कार्य करेंगे, जिससे क्या हमारी मृत्यु भी हो सकती है अगर सही समय पे उन्हें नहीं त्यागा जाए अपशिष्ट पदार्थों को। अपशिष्ट पदार्थ कौन कौन से हैं,
अमोनिया, यूरिया, यूरिक अम्ल, कार्बन डाइऑक्साइड, इनको निकालने के लिए क्या है, जो भी तंत्र कार्य करता है उसे उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। तो नाइट्रोजन के कुछ प्रकार हैं अपशिष्ट के। तो नाइट्रोजन अपशिष्ट 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है अमोनिया, यूरिया, यूरिक अम्ल। अमोनिया क्या होता है, अमोनिया को त्यागने की प्रक्रिया होती है जो, उसे कहते हैं अमोनियोत्सर्ग। और अमोनियोत्सर्ग प्रक्रिया क्या किन में होती है, ये क्वेश्चन आया हुआ है कि अमोनियोत्सर्ग प्रक्रिया किससे कहते हैं। अमोनिया को उत्सर्जन करने की प्रक्रिया अमोनियोत्सर्ग कहलाती है। ये जलचर और उभयचर प्राणियों में ये प्रक्रिया होती है, अमोनिया उत्सर्ग। फिर है यूरिया। यूरिया क्या है, कोशिका से अमोनिया बनता है और अमोनिया को क्या है, यकृत यूरिया में बदल देता है। ये किन में पाया जाता है, उत्सर्जन अपशिष्ट ये पाया जाता है स्तनधारियों में, जो बच्चों को दूध पिलाते हैं। और जलचर वो होते हैं जो जल में रहते हैं, उभयचर वो होते हैं जो जल में और थल दोनों में रहते हैं, जैसे मेंढक, कछुआ आदि। यूरिक अम्ल ये क्या होता है, अमोनिया को यूरिक अम्ल में बदल दिया जाता है। ये सांपों, कीटों और पक्षियों में होता है। तो ये 3 प्रकार के क्या थे, नाइट्रोजन अपशिष्ट थे। उसके ऊपर था उत्सर्जन तंत्र कि उत्सर्जन तंत्र में शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने के लिए एक विशेष तंत्र कार्य करता है, जिसे उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। इस तंत्र का मुख्य भाग क्या कहलाता है, किडनी या वृक्क होता है। मानव उत्सर्जन तंत्र के अंदर, मानव उत्सर्जन तंत्र तरल अपशिष्टों का निष्कासन करता है। क्या करता है, तरल अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन करता है। तथा इस तंत्र में 2 वृक्क, 2 मूत्रवाहिनी, 1 मूत्राशय तथा 1 मूत्र मार्ग होता है। हम इस वीडियो में सबसे पहले इसके क्या है, जो ये भाग हैं इनके बारे में पढ़ेंगे। इनके बारे में पढ़ने के बाद में फिर लास्ट में मैं इनके करवाऊंगा क्रिया विधि। और क्रिया विधि करवाने से पहले मैं इसके जो 2 वृक्क हैं या नेफ्रॉन आएगा नाम, उसको मैं पूर्ण विवरण से करवाऊंगा इस वीडियो के लास्ट से पहले। जो क्रिया विधि आएगी उससे पहले सबसे पहले इनके अंगों के बारे में पढ़ते हैं। वृक्क के मानव में एक जोड़ी वृक्क पाए जाते हैं। ये दोनों सेम के बीज के आकार के गहरे भूरे रंग के होते हैं। ये अमाशय के नीचे के स्वरूप के दोनों ओर स्थित होते हैं। ये कहाँ पाए जाते हैं, कि जो हमारी रीढ़ की हड्डी है उस रीढ़ की हड्डी के दोनों साइड में पाए जाते हैं। बिल्कुल सेम के बीज के आकार के होते हैं। हम ऐसे बोल सकते हैं कि जो हमारा उदर भाग में या पेट के पीछे की साइड में रीढ़ की हड्डी के पास में पाए जाते हैं। फिर ये प्रत्येक वृक्क के 2 भाग होते हैं। बाहरी भाग क्या कहलाता है, वलकुट, और भीतरी भाग मध्यांश कहलाता है। प्रत्येक वृक्क कई लाख उत्सर्जक इकाइयों से मिलकर बना होता है, जिसे नेफ्रॉन विक्राणु या कहा जाता है। ये छोटी छोटी जो संरचनाएं दिखाई दे रही है कई लाखों होती है। नेफ्रॉन में भी 2 मुख्य भाग होते हैं, वोमन संपुट व स्रावी भाग। फिर आता है मूत्रवाहिनी। इसके अंदर ये एक जोड़ी होती है। मूत्रवाहिनियां मूत्र को वृक्क से मूत्राशय तक पहुंचाती है। मूत्राशय, ये देखिए मूत्रवाहिनियां ये रही, और ये वृक्क पड़ा है अभी, ये ऊपर वाला भाग, और ये थी मूत्रवाहिनियां। फिर है मूत्राशय, ये वाला भाग। मनुष्य की उदर गुहा पर थैलीनुमा संरचना होती है, जिसे मूत्राशय कहते हैं। इसमें मूत्र संग्रहित रहता है। आवश्यकता पड़ने पर इसकी पेशियों के संकोचन से मूत्र मार्ग से शरीर से बाहर कर दिया जाता है। तो ये था किडनी। किडनी के बाद में था ये मूत्रवाहिनियां, और ये था मूत्राशय, और ये है मूत्र मार्ग। फिर अभी पढ़ते हैं जो नेफ्रॉन वृक्क के अंदर आया था। ये अगर आपने ये भाग समझ लिया तो आपको पूरी क्रिया विधि समझ में आ जाएगी। तो अभी शुरू करते हैं। बिल्कुल ध्यान से समझना कि इसमें क्या होता है, कि नेफ्रॉन है या वृक्क है, उसके अंदर 3 भाग बांटे गए हैं। ये 3 भाग किसके हैं, ये देखिए इस किडनी के अंदर यहाँ पे ये देखिए ये वाले भाग है ना, इनमें से कोई एक संरचना को हम पढ़ रहे हैं नेफ्रॉन। और नेफ्रॉन के मुख्य 2 भाग हैं, लेकिन सभी क्रिया विधि समझने से पहले हम इसके 3 भाग मानते हैं। पहला भाग छानना, दूसरा पुनः अवशोषण, तीसरा संग्रहण। या हम ऐसे बोल लें कि नेफ्रॉन के 3 कार्य हैं। 3 कार्य कौन कौन से हैं, पहला कार्य है छानना, दूसरा पुनः अवशोषण, तीसरा संग्रहण। तो
तीनों को एक एक करके समझेंगे तो आपको ये पूरी संरचना समझ में आ जाएगी और पूरी क्रियाविधि समझ में आ जाएगी। तो नेफ्रॉन का काम होता है पहले छानना। वो छानता कैसे है? वो छानता ऐसे है कि छानने के लिए उसके अंदर कुछ कोशिकाएं पाई जाती है जिसे मेलपिंगी बॉडी कहते हैं। मेलपिंगी बॉडी का अर्थ है मेल को पीने वाली बॉडी, इसे समझ लेना। तो उस मेलपिंगी बॉडी के अंदर भी दो भाग मान ले, दो भागों में बांटा है, एक छलनी और दूसरा प्यालेनुमा। नेफ्रॉन का कार्य तीन है: छानना, पुनर्अवशोषण और संग्रहण। और उससे पहले हम छानना पढ़ रहे हैं। छानने के अंदर मेलपिंगी बॉडी को दो भागों में बांटा है, छलनी और एक प्यालेनुमा। छलनी का अर्थ होता है छानना। छानना मतलब छानने के लिए हमें एक छलनी चाहिए होगी, जैसे चाय छानते हैं, और एक प्याला भी चाहिए होगा। तो इसके अंदर देखिए चित्र के अंदर जो ये ऐसे वाला भाग दिखाई दे रहा है, ये तो है प्याला, जिसे कहते हैं बोमन संपुट। समझ आ गया? ये दिखाई दे रहा है चित्र में, देखिए जो रेड कलर में ब्लैक पेन ले लेता हूँ। इसमें देखिए ये जो प्याले नुमा संरचना दिखाई दे रही है, ये कौन सा है? बोमन संपुट। और जो इसके अंदर ये कुंडली जैसी दिखाई दे रही है, ये है ग्लोमेरुलस। ये ग्लोमेरुलस क्या कहलाता है? ये काम करता है छानने का, छलनी जैसा काम करता है। और ये जो रेड कलर का ऐसे ये दिया हुआ है नीचे मैंने अभी, ये ब्लैक कलर वाला, ये प्यालेनुमा है, बोमन संपुट। अब इसमें होता क्या है कि इसके अंदर मैं बैक कर रहा हूँ चित्र को, देखिए इसमें ये दो भाग आए हैं, एक रेड कलर का है और एक ये ब्लू कलर का। इसमें क्या है, एक में ब्लड आता है, दूसरे में से ब्लड वापस जाता है। इसमें आप देखना ऐसे जो प्यालेनुमा भाग दिया है, उस प्यालेनुमा भाग के अंदर एक में क्या है, ऐसे आता है ब्लड और यहाँ पे ऐसे छलनी से छन के वापस चला जाता है। अब इसको कहते हैं बोमेन संपुट और इसे कहते हैं ग्लोमेरुलस। ये क्या करता है? ब्लड को छानता है। छानता कैसे है कि ये जो भाग आ रहा है जिसमें से ब्लड आ रहा है, उसे बोलते हैं अभिवाही धमनियाँ, और छन के वापिस जो शुद्ध ब्लड जा रहा है उसे बोलते हैं अपवाही धमनियाँ। अभिवाही धमनियाँ क्या होती हैं? ये थोड़े मोटी होती है, आगे जाके पतली हो जाती है। ये क्या है? आगे पतली हो जाती है। पतली होने से क्या है, यहाँ पे ज़्यादा आएगा और कम निकलेगा, तो यहाँ पे क्या दबाव पड़ेगा, और दबाव पड़ने से क्या हो जाएगा, यहाँ पे अशुद्धियाँ इस प्याले के अंदर आ जाएगी। तो ये तो पता चल गया छानना कैसे होता है। दो भाग होते हैं, जो छलनी होती है उसे ग्लोमेरुलस कहते हैं, और जिसमें छनता है उसे बोलते हैं बोमेन संपुट। अब पुनर्अवशोषण कैसे होता है, इसको मैं साफ कर देता हूँ। पुनर्अवशोषण देखिए, पुनर्अवशोषण के लिए कुंडली नलिकाएं होती हैं, और वो कुंडली नलिकाएं होती है तीन प्रकार की। पहली होती है समीपस्थ नलिका, इसको बोलते हैं पीसीटी, और दूसरी होती है दूरस्थ नलिका। ये नलिका दो प्रकार की होती है, इसको बोलते हैं डीसीटी। इसको तीन भागों में बांटा हुआ है, समीपस्थ नलिका, दूरस्थ नलिका और हेनले पास। इसको समीपस्थ को बोलते हैं पीसीटी और इसको दूरस्थ को बोलते हैं डीसीटी। अब देखिए इसके बाद में ये दिया हुआ है पीसीटी। पीसीटी क्या है? समीपस्थ नलिका। हम कि जैसे सीधा है इस प्याले से निकलकर ऐसे यहाँ तक भाग को, इस भाग में क्या होता है, 100% ग्लूकोज और 75% जल का अवशोषण होता है। कि इतना दबाव होता है जब इसके अंदर अभिवाही धमनियों से अपवाही धमनियों में ब्लड जाता है, तो उस दबाव के कारण क्या है, कब ज़्यादातर हमने पढ़ा ना 180 लीटर दिन के अंदर क्या है, ब्लड क्या हो जाता है इसके अंदर आता रहता है। वो इसी कारण आता है क्योंकि दबाव के कारण आ गया है। और लेकिन किडनी से आने के बाद में, किडनी के अंदर जब आया है, तो बोमन संपुट में अशुद्धियों के साथ में कुछ ग्लूकोज भी आ चुका है और कुछ जल भी। तो हमारे शरीर के अंदर ईंधन क्या है, मुख्य ईंधन जो शरीर कार्य करता है वो है ग्लूकोज। तो हमारे शरीर का ईंधन वेस्ट नहीं जाना चाहिए, उसको बचाने के लिए क्या है कि पीसीटी क्या करती है, 100% ग्लूकोज का अवशोषण करती है और 75% का जल का अवशोषण कर लेती है, और बाकी फिर क्या करते हैं, उसको हेनले लूप में भेज देती है। जो नीचे आती हुई संरचना को कहते हैं अवरोही, और ऊपर जब जाती है ये हेनले लूप उसको कहते हैं आरोही भुजा।
फिर इससे जाने के बाद में दूरस्थ नलिका डीसीटी में जाती है। तो डीसीटी में जाने के बाद में ये देखिए, ये डीसीटी दिया हुआ है। ये डीसीटी के अंदर जाने के बाद में ये क्या करती है, ये बाइकार्बोनेट का पुनः अवशोषण करती है। कोई भी कार्बोनेट के कुछ यहाँ पे हुए हैं उनका अवशोषण करती है और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करती है। अब देखिए इसके अंदर छानना किसके द्वारा हुआ है कि ग्लोमेरुलस के द्वारा क्या है, ब्लड को छाना गया है, जो छन्नी थी छन्नी के रूप में कार्य किया है, और बोमेन संपुट के अंदर छन के आ गया है। छन्ने के आने के बाद में क्या है, वो जो छना हुआ भाग है वो इससे कुंडली नलिका में जाता है, और कुंडली नलिका में जाने के बाद में क्या है, ये समीपस्थ नलिका में या पीसीटी में सबसे पहले आता है। जो पास वाला भाग है उसके अंदर 100% ग्लूकोज और 75% जल का अवशोषण हो जाता है। फिर बचा हुआ भाग आगे जाता है जिसके अंदर क्या है, हेनले पास से होता हुआ जाता है दूरस्थ नलिका में, और डीसीटी क्या करती है, इसका बाइकार्बोनेट का पुनः शोषण करती है और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करती है। लेकिन कुंडली नलिका का भी एक ये प्रश्न जरूर आता है कि मूत्र का सांद्र या तनु करने का कार्य किसका है, कुंडलित नलिका का। वो कैसे है, क्योंकि जब डीसीटी और पीसीटी इन दोनों के द्वारा अगर ग्लूकोज का अत्यधिक अवशोषण कर लिया जाए तो क्या हो जाएगा, मूत्र पतला हो या तनु हो जाएगा। अगर अवशोषण करना बंद कर दे तो क्या है, उसके अंदर ग्लूकोज जाना शुरू हो जाएगा, तो मूत्र कैसा हो जाएगा, सांद्र हो जाएगा। तो उसके बाद में संग्रहण होता है। संग्रहण कैसे होता है, संग्रहण होता है अशुद्धियों का संग्रहण इसमें होता है। देखो संग्रहण नलिका यहाँ पे दी हुई है। संग्रहण नलिका के बाद में किस में जाता है, मूत्राशय में जाता है। तो ये थी, वापस इसको देख लेते हैं कि सबसे पहले क्या था। इसको पहले साफ कर लेता हूं मैं, साफ करने के बाद में वापस से देखते हैं एक बार, थोड़ा गौर से देखिए इसमें कि नेफ्रॉन को 3 भागों में बांटा गया है, या 3 कार्य हैं। नेफ्रॉन के 3 कार्य कौन कौन से अगर पूछ लिया जाए, प्रश्न आ जाए, तो इसका कार्य है कि ब्लड को छानना और पुनः शोषण करना और फिर संग्रहण करना। पुनः शोषण शुरू में हमने जो क्वेश्चन में देखा था कि वो 180 लीटर कैसे होता है। 180 लीटर इसलिए होता है क्योंकि उस 180 लीटर के अंदर 1% भी या पॉइंट भी ग्लूकोज वेस्ट नहीं जाना चाहिए, शरीर से बाहर उत्सर्जन में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हमारा शरीर का मुख्य ईंधन कौन सा है, ग्लूकोज है। अगर ग्लूकोज आता है तो क्या है, उससे हमें हानि होगी। तो उसको बचाने के लिए नेफ्रॉन क्या करता है, सबसे पहले ब्लड को छानता है, बार बार छानता है, हर बार, और छान के क्या करता है, छानने के लिए ग्लोमेरुलस और जो छन के भाग जिसमें जाता है उसे बोमेन संपुट कहते हैं। अब ये छनता कैसे, वो इसके आगे वाले स्लाइड में पढ़ेंगे। तो फिर क्या है, पुनः शोषण कैसे होता है, पुनः शोषण के लिए 3 कुंडलियां बनाई गई है, और 3 कुंडलियां कौन सी है, समिष्ट नलिका, हेनले पास और दूरस्थ नलिका। समिष्ट नलिका क्या करती है, 100% ग्लूकोज को अवशोषण करती है, और साथ में 75% जल का भी अवशोषण कर लेती है। और हेनले पास में से होते हुए यहाँ से लेके देखिए यहाँ पे ये रहा वासा रेक्टा, क्या है, हेनले पास कहलाता है इतना भाग। इसमें क्या है, जब नीचे आती है ये भाग उसको कहते हैं अवरोही भुजा, और ऊपर जाती है उसे कहते हैं आरोही भुजा। ऊपर जाने के बाद में ये जाती है डीसीटी में। डीसीटी किसे बोलते हैं, दूरस्थ नलिका, और पीसीटी बोलते हैं समिष्ट नलिका को। अब डीसीटी क्या करती है, कार्बन डाइऑक्साइड को परिवहन करवाती है कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे आ गया है तो उसको भी क्या है, इन कोशिकाओं से वापिस उत्सर्जन की ये श्वसन के लिए भेजती है वापिस। फिर ये होने के बाद में संग्रहण किस में होता है, अशुद्धियों का संग्रहण होता है संग्रहण नलिका में, और फिर मूत्राशय में। अब बढ़ते हैं मूत्र निर्माण कैसे होता है। मूत्र निर्माण की प्रक्रिया है, यूरिया का निर्माण यकृत में होता है, और वहीं से अशुद्ध रक्त वृक्क धमनियों द्वारा प्रत्येक वृक्क तक पहुंचता है। ये चित्र देखिए, और अशुद्ध रक्त लाने वाली धमनी अनेक अभिवाही धमनियों में विभाजित होकर बोमेन संपुट में स्थित केशिका गुच्छ को रख देती है। यहाँ पे हमने पढ़ा है एक अभिवाही धमनी होती है और एक अपवाही धमनी होती है। जो धमनी ब्लड को लाती है, जो धमनी ब्लड को क्या है, लाती है, उसको कहते हैं अभिवाही धमनी, और जो ब्लड को शुद्ध को लेके बाहर जाती है उसको बोलते हैं अपवाही धमनी। अब इसके अंदर देखिए यूरिया का निर्माण यकृत में हो गया है, वहाँ से क्या है, अशुद्ध रक्त वृक्क धमनियों द्वारा प्रत्येक वृक्क में पहुँचता है। वो धमनियाँ कौन सी है, अशुद्ध लाने वाली है अभिवाही धमनियाँ, यहाँ पे आया। और फिर अभिवाही धमनियाँ किस में से विभाजित हो जाती है, इस बोमेन संपुट में,
और किस में छानती है? ग्लोमेरुलस में। संपुट में स्थित केशिका गुच्छ को रख देती है। ये कौन सी है? ग्लोमेरुलस को गुच्छा है ये जो केशिका का, इसमें रक्त आ जाता है। केशिका गुच्छ में रक्त लाने वाली धमनियों को अविवाही धमनियां तथा बाहर ले जाने वाली को अपवाही धमनियां कहते हैं। अविवाही धमनियों का व्यास या इसका जो ये नलिका हैं इनका व्यास अधिक होता है किससे? अपवाहियों से, अर्थात ये ज़्यादा मोटी होती है जिसमें क्या ज़्यादा ब्लड आता है। लेकिन अपवाहियों का व्यास क्या होता है? कम होता है। तो इससे क्या है? इसमें कम जाता है, आता तो ज़्यादा है लेकिन जाता कम है। तो इसका दाब किस में बढ़ता है? वोमन संपुट में अधिक दाब बनता है। और दाब बनने के कारण क्या होता है? फिर होता है इसमें से देखिए, केशिका गुच्छ में रक्त लाने वाली धमनियों को अविवाही धमनियां तथा बाहर ले जाने वाली को अपवाही धमनियां कहते हैं। अविवाही धमनियों का व्यास अपवाहियों से अलग होने से ग्लोमेरुलस में रुधिर का दाब क्या है? बढ़ जाता है। रुधिर दाब बढ़ने से अविवाही धमनियों के रुधिर से अति सूक्ष्म परिस्यंदन द्वारा रक्त से ग्लूकोज, जल, यूरिक अम्ल तथा कुछ लवण छनकर वोमन संपुट से यह द्रव क्या जाते हैं? वृक्क नलिका से स्रावी भाग में पहुंचते हैं जहां से जल, ग्लूकोज तथा पुनः उपयोगी में उपशोषण हो जाते हैं। फिर क्या होता है? यहाँ पे जाते हैं पीसीटी में क्या है? ग्लूकोज और जल का अवशोषण हो जाता है। फिर इस हेनले लूप से, और ये अवरोही भुजा है, आरोही भुजा से जाते हैं दूरस्थ नलिका में, इसे डीसीटी बोलते हैं। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन होता है और बाइकार्बोनेट का अवशोषण होता है। फिर इस संग्रहण नलिका से होते हुए मूत्राशय तक पहुंच जाता है। ये मानव उत्सर्जन की पूरी प्रक्रिया हुई। अगर इसकी आपको ये वीडियो अच्छा लगा